नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले आपको उससे रूबरू करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर के, जिसमें अब शांति के आसार नजर आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी अपने रुख में थोड़ी नरमी के संकेत दे दिए हैं और माना यह जा रहा है कि रूस ट्रंप के शांति समझौते पर रजामंदी दे सकते हैं, जिसके बाद गेंद यूक्रेन के पाले में जा सकती है। हालांकि इस बीच जानकारी यह भी मिल रही है यूक्रेन और रूस को लेकर के कि दोनों ही देश एक दूसरे पर भीषण हमले भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो गेंद पाले में जाने वाली बात आई है, उसमें किस तरीके से जो रूस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी कुछ शर्तें ऐड ऑन कर दी हैं। अब उनकी तरफ से क्या कुछ शर्त ऐड ऑन की गई है, विस्फोट में हम आपको उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अमेरिका के धोखे के बारे में। अमेरिका ने आखिरकार ऐसा क्या कर दिया जो धोखा मिल गया और किसे मिल गया, उसके बारे में सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के अपने एक सहयोगी को साधे रखने के लिए दूसरे सहयोगी को धोखा दे दिया है। यह खबर जुड़ी हुई है अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते से। खबर यह है कि अमेरिका जो F-35 फाइटर जेट्स सऊदी अरब को देने वाला है वो बेहतरीन क्षमता वाले नहीं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों सऊदी अरब और साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की किस तरीके से मीटिंग हुई थी। F-35 विमान को लेकर के ये घोषणा कर दी गई थी कि बेहतरीन क्वालिटी के ये दिए जाएंगे F-35 लड़ाकू विमान, और मिडिल ईस्ट में ऐसा F-35 लड़ाकू विमान मिलने वाला वो दूसरा देश बन जाता है, यानी इजराइल के बाद। लेकिन अब इजराइल के साथ अपनी जो बातचीत है वो अमेरिका साध करके रखना चाहता है, उसे खराब नहीं होने देना चाहता। और यही वजह है कि अब ये कहा जा रहा है कि जो फाइटर जेट्स सऊदी अरब को दिए जाएंगे वो बेहतरीन क्षमता वाले नहीं होंगे, यानी अभी भी इजराइल ऊपर होगा। माना यह जा रहा है कि इजराइल के विरोध की वजह से ही अमेरिका ने यह फैसला लिया है। इसके साथ ही हम विस्फोट में बात करेंगे गाजा में जारी सीज फायर के उल्लंघन की। सीज फायर का उल्लंघन कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल गाजा में हमास ने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो इजराइल की सेना ने भी तोपों के मुंह खोल दिए हैं, और इजराइल के तो जो जंगी टैंक हैं वो आज भी गाजा की सड़कों पर देखे जाते हैं। वहां आज भी उनकी तरफ से हमास के आतंकियों को खोज खोज करके नेस्तनाबूद किया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें आतंकी ठिकानों को नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ अगर बात हमास की जाए तो हमास ने भी इजराइल को चेतावनी जारी कर दी है कि इस हमलों का बहुत भीषण जवाब दिया जाएगा उसकी तरफ से। अब क्या वो भीषण जवाब देगा ये भी देखना होगा। और विस्फोट में आप सबसे पहले बात रूस और यूक्रेन की करते हैं। नेटो देशों के पास रूस का Tu-22 बॉम्बर है। बाल्टिक सागर के ऊपर ये रूसी बॉम्बर नजर आया है। रूसी बॉम्बर के साथ ही Su-35 और Su-27 विमान भी देखे गए हैं। तो ये खबर क्या है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो नेटो देशों के पास रूस का Tu-22 बॉम्बर है, बाल्टिक सागर के ऊपर नजर आया है रूसी बॉम्बर, और Su-35 और Su-27 विमान भी इस दौरान देखे गए हैं। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार ये वहां पर उड़ान भर क्यों रहे थे। ये नेटो देशों के पास रूस का अगर Tu-22 बॉम्बर दिखा गया है, मतलब नेटो देशों पर अगर रूस ने किसी भी तरीके से कोई हमला कर दिया तो सीधे सीधे इसे ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि ये नेटो देशों पर हमला है। रूसी बॉम्बर के साथ Su-35 Su-27 विमान भी देखे गए हैं। देखिए, नेटो देशों के ऊपर ही इसे मंडराते हुए देखा गया है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इन्हीं बॉम्बर विमानों की देख रहे हैं। और अगर इसे सीधे रूस के राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि जाकर के वहां बम गिरा दो, यानी नेटो देशों पर सीधे सीधे निशाना साध दो, तो ये समझ जाइए कि अब एक और फ्रंट खुल जाएगा। और फ्रंट खुलने के साथ साथ नेटो के जो देश हैं वो भी इस लड़ाई में कूद जाएंगे, वो भी इस लड़ाई में उतर जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि रूसी बॉम्बर के साथ जो Su-35 और Su-27 विमान देखे गए हैं, अब ऐसे में ये समझा जा रहा है कि बाल्टिक सागर के ऊपर अगर ये मंडरा रहे हैं तो रूस ने कहीं ना कहीं ये ठान लिया है कि वो आने वाले वक्त में नेटो के किसी भी देश के ऊपर बम बरसा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो रूस अब सिर्फ यूक्रेन से युद्ध करते हुए नजर नहीं आएगा, बल्कि इसके अलावा वो नेटो देशों से भी युद्ध करते हुए नजर आएगा। अब एक और जानकारी है कि रूस के जंग के लिए जर्मनी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। जर्मनी ने पूरा सीक्रेट प्लान तैयार कर लिया है। नेटो के जवानों का भी इस्तेमाल करने की योजना बनाई जा रही है। तो बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि रूस से जंग के लिए जर्मनी की तैयारी शुरू हो गई है। जर्मनी ने पूरा सीक्रेट प्लान तैयार किया है। जर्मनी ने ये सीक्रेट प्लान तैयार करते हुए आगे बढ़ते हुए नेटो के जवानों का भी इस्तेमाल करने की योजना बना ली है, क्योंकि अगर नेटो में शामिल है जर्मनी, अगर ये युद्ध होता है तो सीधे सीधे से ये समझा जाएगा कि नेटो के जितने तमाम देश हैं
उन सब के साथ ये युद्ध रूस की तरफ से लड़ा जा रहा है। और ऐसे में नेटो के जवान, एक पूरा वो जो नेटो का देशों का समूह बना हुआ है, उसमें जो भी जवान हैं उन सभी का इस्तेमाल भी इनकी तरफ से किया जाएगा। और ये बनाए ही इसलिए गए हैं। तो ये दो जानकारी है। पहली खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि रूस के जो बम्बर विमान है उन्हें उड़ान भरते हुए नेटो देशों के ऊपर देखा गया है। अब अगर वो बम वर्षा करते हैं तो सीधी सी बात है, एक और फ्रंट खुलेगा, रूस दो जगह से घिरते हुए नजर आएगा। इसके अलावा रूस से जंग के लिए जर्मनी की जो तैयारियां हैं वो भी तेज हो गई हैं। जर्मनी ने पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है कि किस तरीके से इस युद्ध में उतरना है और उतर करके किस तरीके से रूस को धूल चटानी है। और इसके लिए जो सीक्रेट प्लान तैयार किया गया उसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि नेटो के जवानों का भी इस्तेमाल करने की योजना है। यानी इसका जो पूरा जवानों का एक ग्रुप बनाया गया है इन देशों की तरफ से, उनका इस्तेमाल भी इस लड़ाई के दौरान किया जा सकता है। यानी अब सिर्फ ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में नहीं रह जाएगी, बल्कि ये रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो देशों की तरफ भी बढ़ जाएगी। अब एक जानकारी और आ रही है कि यूक्रेन का रूस की ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला देखने को मिला है। सारातोव ऑयल रिफाइनरी पर ये ड्रोन अटैक देखने को मिला है। ये बड़ी जानकारी निकल करके आ रही है कि सारातोव इलाके में बम धमाके यूक्रेन का रूस के ऑयल रिफाइनरी पर हमला देखने को मिला है। ऑयल रिफाइनरी को ही बार बार निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। ऐसे में एक बार फिर से उसे ही निशाना बनाया गया है। सारातोव ऑयल रिफाइनरी है जिस पर ड्रोन अटैक हुआ है और उसके बाद कई बम धमाके सुनाई दिए गए हैं। ये जरा आप तस्वीर गौर से अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर आग की लपटें नजर आ जाएंगी। ये वही जगह है, ये वही रिफाइनरी है जहां पर ये बड़ा हमला किया गया है। यानी आप समझ जाइए कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो सीधे सीधे ऊर्जा संकट से जुड़ा हुआ चल रहा है कि ऊर्जा की जितने भी स्रोत है उन्हें तबाह कर दिया जाए और ऐसे में एक दूसरे की जो कमर है वो आर्थिक तौर पर तोड़ दी जाए, उस पर चोट पहुंचाई जाए ताकि किसी के पास हथियार खरीदने के लिए पैसे ही ना बचे। और इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है। देखिए इसकी जो ड्रोन है वो किस तरीके से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं और जाकर के सारातोव इलाके में ये अटैक करते हैं, ड्रोन अटैक करते हैं। धमाकों की आवाज आप सुन सकते हैं। ये उस क्षेत्र में भी सुनाई गई है कि किस तरीके से जो ड्रोन आए थे वो उड़ान भरते हुए धमाके करते हुए नजर आते हैं। एक और जानकारी है इसी से जुड़ी हुई, वो भी जान लीजिए कि अब इसमें और कौन कौन कूद गया है। तो बात यूक्रेन की कर लेते हैं। फ्रांस ने जो फाइटर जेट्स दिए थे उसकी कर लेते हैं। यूक्रेन को फ्रांस ने फाइटर जेट्स दिए और कौन से दिए? मिराज 2000 फाइटर जेट्स दिए गए फ्रांस की तरफ से। उन्नत तकनीक वाला इन्हें माना जाता है, वो उनकी तरफ से सौंप दिए गए हैं। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन की ये जो पूरी तैयारी है वो देखने को मिल रही है। तो यूक्रेन का साथ कहीं ना कहीं अब रूस की तरफ से दिया जा रहा है, हालांकि फ्रांस की तरफ से किया जा रहा है। और फ्रांस ने ये पहले भी कहा था कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। मिराज 2000 सौंप दिए गए हैं। यानी यूक्रेन को किसी भी मोर्चे पर फ्रांस नहीं चाहता है कि कमतर आका जाए या वो कमजोर पड़ जाए, इसीलिए ये तैयारी उनकी तरफ से की जा रही है। तो यूक्रेन की तैयारी क्या है वो आपने जान लिया। फ्रांस उसका साथ किस तरीके से दे रहा है वो आपने जान लिया। यूक्रेन की तरफ से किस तरीके से हमले जो हैं वो ऑयल रिफाइनरी पर किए जा रहे हैं उसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। ये कोई पहली ऑयल रिफाइनरी नहीं है जिसे यूक्रेन की तरफ से निशाना बनाया गया है। तमाम रूस की जो ऑयल रिफाइनरी है बस उसे ही निशाना बनाया जा रहा है और एक बार फिर से वही प्लान अपनाया गया है। रूस शांति प्लान के लिए तैयार है, लेकिन क्या उसकी शर्तें यूक्रेन को मंजूर होंगी ये सवाल है, क्योंकि अगर दोनों ही पक्ष तैयार नहीं हुए तो शांति स्थापित करना नामुमकिन होगा। अमेरिका और यूरोपीय देश दोनों ही पक्षों के बीच समझौता कराने में जुटा हुआ है। एक और ये प्रक्रिया जारी है तो दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले लगातार तेज हो रहे हैं। यूक्रेन और रूस में होगी शांति। शांति प्रस्ताव पर पुतिन राजी। योजना को ज़ेलेंस्की देंगे मंजूरी।
रूस और यूक्रेन के बीच शांति प्रस्ताव को लेकर एक सवाल सुर्खियों में है कि क्या कीव और क्रेमलिन दोनों ही एक प्रस्ताव पर राजी हो जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन बिंदुओं पर पुतिन राजी हैं, उन पर कीव अपनी असहमति जता दे और जंग एक बार फिर भड़क जाए। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप की योजना के जिन पॉइंट्स पर यूरोप ने कैंची चलाई वो एक नए विवाद को हवा दे दे, क्योंकि ये भी जंग के भड़कने की एक वजह बन सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रंप की योजना में जिन पॉइंट्स में यूरोपीय देशों की बैठक में बदलाव किया गया, वो बदलाव ही रूस की योजना को नामंजूरी की वजह बन जाए और बंदूकें खामोश होते होते अचानक भड़क जाएं। या कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यूरोप ने प्लान को यूक्रेन के करीब लाने के लिए जो पॉइंट्स जोड़े वो ही विवाद भड़कने की वजह बन जाएं, क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगी। पुतिन का गुस्सा पहले से ज्यादा भड़क सकता है। यूक्रेन की मदद करते करते यूरोपीय देश पहले से ही अपने हथियारों के जखीरे का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर चुके हैं। हालांकि रूस यूक्रेन से जंग में अपने तरकश के ज्यादातर तीर गंवा चुका है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूस अभी भी कम से कम यूरोपीय देशों से तो ज्यादा ही ताकतवर है और परमाणु हथियारों की मौजूदगी उसे और भी खतरनाक बना देती है। हालांकि पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि वो शांति के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस का यूरोप पर हमले का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूक्रेन के बीच जिस संभावित शांति समझौते के ड्राफ्ट पर बातचीत हो रही है, उसके मुख्य बिंदु जंग खत्म करने से संबंधित समझौते का आधार बन सकते हैं। हालांकि पुतिन ने यह भी साफ कर दिया कि अगर ऐसा नहीं होता तो रूस युद्ध जारी रखेगा।
बीते कुछ हफ्ते में यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिशें तेज हुई हैं। किर्गिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि जेनेवा में अमेरिका और यूक्रेन के बीच जिस प्लान पर चर्चा हुई वो रूस को सौंप दिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के प्लान में रूस की स्थिति को भी ध्यान में रखा गया है। हालांकि अभी कुछ मुद्दों पर चर्चा जारी है। यूरोप पर हमले को लेकर पुतिन ने कहा कि वो ऐसी गारंटी देने को तैयार हैं कि रूसी सेनाएं यूरोपीय देशों पर हमला नहीं करेंगी। खबर है कि रूस की शर्त यह है कि जंग के खात्मे के लिए यूक्रेनी सेनाएं उन इलाकों से पीछे हट जाएं जिन पर वो फिलहाल काबिज हैं। पुतिन के मुताबिक अगर यूक्रेनी सेना पीछे हटती है तो जंग खत्म हो सकती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो रूस की सेना उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। उधर यूक्रेनी सरकार को भी उम्मीद है कि बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकल आएगा और जंग खत्म हो जाएगी। Але чи буде мир, залежить не від погроз Росії, не від того, які там ультиматуми звучать, а від того, які умови забезпечить світ, щоб не можна було продовжувати цю агресію. І від того, що ми самі будемо робити для захисту своєї держави, своїх людей, своїх українських національних прав. Зараз однаково важливі наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. रूसी सेना ने बॉर्डर से लगते एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है। और लगातार आगे बढ़ रही है। रूस की रणनीति है कि पीस प्रोसेस पूरा होने से पहले ज्यादा से ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया जाए, ताकि कुछ जमीन गंवानी भी पड़े, तब भी यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस की सीमा में आ जाए। रूस की सेनाएं अब केवल सैन्य ठिकानों पर ही नहीं, नागरिक सुविधाओं पर भी हमले बोल रही है। रूसी मिसाइलें और ड्रोन यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर और गैस पाइपलाइन को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, ताकि सर्दियों में पारा गिरने के साथ ही लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएं। उधर यूक्रेन की सेनाएं भी रूस को उसी की भाषा में जवाब दे रही हैं। तबाही का मंजर केवल यूक्रेन में ही नहीं, रूस के कई इलाकों में भी पसरे हैं। यूक्रेन के फाइटर जेट्स, मिसाइलें और ड्रोन सब रूस की सीमा के अंदर घुसकर मार कर रहे हैं।
यूक्रेन की सेना के निशाने पर अब रूस के सैन्य ठिकाने ही नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा संयंत्र, गैस पाइपलाइन और रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए जा रहे हैं। या यूं कह लें कि यूक्रेन के हमले से रूस भी अब पूरी तरह महफूज नहीं रह गया है। यूक्रेन के स्वदेशी हथियार अब रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जनता के नाम अपने संबोधन में कहा था कि यूक्रेन अब केवल अपने सहयोगियों से मिले हथियारों पर ही निर्भर नहीं रह सकता। उसे रूस से जंग जीतने के लिए अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाना ही होगा। अब आइए आपको बताते हैं यूक्रेन के उन हथियारों के बारे में जो रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। अटैक-एमएस मिसाइल। यूक्रेन ने इसी साल रूस के वोरोनिश इलाके में अमेरिकी अटैक-एमएस बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ये मिसाइलें करीब 300 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती हैं। ये मिसाइलें M142 हाइमार्स या M270 MLRS लॉन्चरों से दागी जा सकती हैं। हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, हाई मोबाइलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी हाइमार्स की रेंज करीब 47 मील होती है। यूक्रेन की सेना इन रॉकेट्स का इस्तेमाल रूस की सेना के रसद केंद्रों, कमांड पोस्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। ये एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को दिया है। साथ ही इसके रखरखाव के लिए आर्थिक मदद भी की है। ये सिस्टम रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को रोकने में भी सक्षम साबित हुआ है। स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। ये मिसाइलें ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से यूक्रेन को दी गई हैं। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें हैं। यूक्रेन की सेना ने क्रीमिया में रूस के ठिकानों पर इन्हीं मिसाइल से भीषण हमले किए। F-16 लड़ाकू विमान। नीदरलैंड्स, डेनमार्क और दूसरे देशों ने यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट्स दिए हैं, जो यूक्रेन की वायुसेना की क्षमता काफी बढ़ा रहे हैं। मिराज 2000 फाइटर जेट। फ्रांस ने यूक्रेन को मिराज 2000 फाइटर जेट्स दिए हैं। ये जेट्स रूसी ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाने समेत कई दूसरे मिशन को पूरा करने में भी कारगर साबित हुए हैं। हालांकि पुतिन ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल उनका इरादा यूरोप पर हमले का नहीं है। लेकिन यूरोप तो जंग की तैयारी करके बैठा है। अपनी हिफाजत के नाम पर ही सही, नेटो समेत यूरोपीय देशों की सेनाएं लगातार अपनी तैयारियों को धार दे रही है। ये नए हथियारों का परीक्षण कर रही है। साथ ही युद्धाभ्यास के जरिए जंग के लिए अपनी तैयारियों को भी पुख्ता कर रही है। नेटो देशों ने जंग की आशंका को देखते हुए बेलारूस की घेराबंदी की तैयारी कर ली है। बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर पर तो तैनाती की ही जा रही है। बेलारूस पोलैंड बॉर्डर, बेलारूस लिथुआनिया बॉर्डर
और बेलारूस लाटविया बॉर्डर पर भी सेना तैनात की जा सकती है। इसके अलावा यूरोपीय देशों ने जंग की तैयारियां भी तेज कर दी हैं। फिनलैंड और पोलैंड की सेनाओं ने जंग की तैयारियों के लिए एक संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इसके अलावा ब्रिटेन ने ड्रैगन फायर लेजर हथियार सिस्टम का टेस्ट किया। इससे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे ड्रोन को टारगेट किया जा सकता है। माना जा रहा है कि ये एक बहुत ही सस्ता एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि आमतौर पर एयर डिफेंस सिस्टम में लगने वाली मिसाइल की कीमत करीब 36 करोड़ रुपए तक आती है। कुछ दिन पहले नेटो देशों ने समंदर में युद्धाभ्यास भी किया। इटली के नेतृत्व में हुए इस सैन्य अभ्यास का मकसद शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इसके जरिए नेटो देशों ने रूस को संदेश देने की कोशिश की कि अगर यूरोप पर हमला हुआ तो अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। कहते हैं अगर शांति चाहते हो तो जंग के लिए भी तैयार रहो। कुछ इसी तर्ज पर यूरोपीय देश अपनी तैयारियां कर रहे हैं। उधर शांति स्थापित करने की प्रक्रिया तो चल ही रही है। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले और भीषण होते जा रहे हैं। ऐसे में क्या शांति प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, और अगर पूरी हो गई तो इसमें किसे फायदा और किसे नुकसान होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात अमेरिका की करते हैं। F-35 डील को लेकर के अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल 6 देशों ने F-35 फाइटर जेट्स डील को रद्द कर दिया है। ऊंचे टैरिफ का हवाला दिया गया है, जिसकी वजह से ये डील रद्द कर दी गई है। F-35 डील को लेकर के अमेरिका को ये बड़ा झटका लगा है। आपको याद होगा कि सऊदी अरब की तरफ से F-35 को लेकर के बात कही गई थी कि वो F-35 अमेरिका से खरीदने वाला है, लेकिन उसमें भी एक बात चौंकाने वाली खुलासा ये हो जाता है कि उन्नत किस्म के नहीं है। ऊपर से ये इतना महंगा है, 10,000 करोड़ का एक विमान मिलता है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इस डील पर असर पड़ा है। 6 देशों की तरफ से कैंसिल किया गया है। भारत उसमें शामिल है। तो अब आप समझ जाइए कि आखिरकार इतना ऊंचा टैरिफ लगा करके इतनी बड़ी कीमत, उसके बाद टैरिफ भी लगा दिया जाए तो F-35 डील पर कहीं ना कहीं असर तो पड़ना ही था। इसी वजह से 6 देशों ने F-35 डील को रद्द कर दिया है। और अमेरिका के लिए ये बड़ा झटका इसलिए भी साबित होता है क्योंकि अमेरिका की जो इकोनॉमी है उस पर ये बड़ा असर डालने वाला है। तो आप समझ जाइए कि अमेरिका के लिए ये कितना बड़ा झटका है। इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। पुर्तगाल और स्पेन ने F-35 डील रद्द कर दी है। स्विट्जरलैंड और कनाडा भी इस डील पर विचार कर रहे हैं। 150 से ज्यादा विमान की सप्लाई की डील को पूरे तरीके से रद्द करने की ये जो जानकारी है वो मिल रही है। कौन कौन से वो देश हैं जो इसे रद्द कर रहे हैं? पुर्तगाल और स्पेन ने इस डील को रद्द कर दिया है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड और कनाडा अभी भी इस डील पर विचार कर रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। 150 से ज्यादा विमान की जो सप्लाई थी उसकी डील थी, लेकिन अब ये रद्द हो रही है। 10,000 करोड़ का एक विमान बनता है और उसके बाद आप समझ जाइए कि अगर 150 से ज्यादा विमान की सप्लाई की डील रद्द होती है तो अमेरिका के लिए कितना बड़ा नुकसान है। दो जानकारियां हैं F-35 डील को लेकर के जो आ रही हैं। पहली ये कि 6 देशों ने कैंसिल कर दिया है और ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। दूसरी जानकारी ये है कि पुर्तगाल और स्पेन ने तो पूरी तरीके से इस डील से ही इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ स्विट्जरलैंड और कनाडा है जो इस डील पर अभी भी विचार कर रहे हैं कि उन्हें खरीदना है या नहीं खरीदना है। 1, 2, 3 नहीं, 150 से ज्यादा विमान है जिसकी सप्लाई की डील अब रद्द हो रही है। यानी अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका ये साबित हो सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल सऊदी अरब अमेरिका का एक भरोसेमंद सहयोगी है और दोनों के बीच ही सामरिक और व्यापारिक रिश्ते हैं। सऊदी के क्राउन प्रिंस के अमेरिका दौरे से और भी ज्यादा मजबूत होते हुए ये नजर आए, लेकिन इस समझौते को लेकर के कुछ ऐसी खबर आ रही है जो दोनों देशों के रिश्तों पर असर डाल सकती है। ये खबर क्या सपोर्ट करेगी?
अमेरिका का सऊदी अरब को धोखा। वादा करके खेल कर गए ट्रंप। F-35 के नाम पर खिलौना। मिडिल ईस्ट में सियासी संतुलन बना रहे, अलग अलग देशों के बीच तकरार ना हो पाए, इसके लिए जरूरी है कि कोई भी मुल्क ज्यादा ताकतवर ना हो पाए। शायद यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने एक सहयोगी के लिए दूसरे को धोखा दे दिया। या यूं कहें कि बेहतर चीज दिखाकर नमूना बेच दिया। खबर है कि अमेरिका सऊदी अरब को जो F-35 फाइटर जेट्स देने वाला है वो कम उन्नत क्षमता वाले होंगे। दरअसल कुछ दिन पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात की थी और उस बैठक में ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ था जो मिडिल ईस्ट की सियासी तस्वीर ही पलट सकता था। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स देने को मंजूरी दे दी थी। अमेरिका का ये 5वीं पीढ़ी का विमान दुनिया के सबसे खतरनाक और शानदार फाइटर जेट्स में से एक है, जो किसी भी दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे सकता है। जिसकी मौजूदगी ही दुश्मन के दिल में खौफ भरने के लिए काफी है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद से ही इजराइल ने ऐतराज जताया था, क्योंकि सऊदी अरब को F-35 फाइटर जेट्स दिए जाने के बाद मध्य पूर्व के देशों में ताकत का संतुलन बदल सकता है। ये सौदा इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा था, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अभी तक इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पायलट्स F-35 का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब के पास F-35 विमान आने के बाद आशंका जताई जा रही थी कि इसकी तकनीक चीन के पास भी पहुंच सकती है, क्योंकि सऊदी अरब और चीन दोनों ही देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इजराइल के ऐतराज के बाद अब खबर है कि अमेरिका जो F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को देने वाला है वो कम उन्नत क्षमता वाले हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ये जानकारी दी कि सऊदी अरब को अमेरिका की ओर से दिए जाने वाले F-35 फाइटर जेट्स इजराइल को दिए गए लड़ाकू विमानों की तुलना में कम उन्नत होंगे। खबरों के मुताबिक सऊदी अरब को दिए गए F-35 फाइटर जेट्स में कई हाई क्लास सुविधाएं नहीं होंगी। इनमें अत्याधुनिक हथियार प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण और राडार जैमिंग सिस्टम टेक्निक जैसी सुविधाएं शामिल हैं।
फिलहाल मिडिल ईस्ट में इजराइल ही एक ऐसा देश है जिसके पास F-35 की 2 स्क्वाड्रन है, जबकि उसकी तीसरी स्क्वाड्रन तैयार हो रही है। उधर सऊदी अरब को 2 स्क्वाड्रन दिए जाने हैं, जो उन्हें अभी लंबे समय बाद दिए जाएंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि F-35 कितना खतरनाक है और किन-किन देशों की सेनाएं इसका इस्तेमाल करती हैं। F-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। अब तक 5वीं पीढ़ी के विमान केवल 3 ही देशों के पास हैं। इनमें से अमेरिका के पास F-35 और F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स हैं, जबकि रूस के पास Su-35 लड़ाकू विमान है। इसके अलावा चीन के पास चेंगडू J-20 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के दोनों विमान यानी F-35 और F-22 रैप्टर फाइटर जेट्स का निर्माण लॉकहीड मार्टिन नाम की कंपनी करती है। F-35 एक सिंगल सीट और एक इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी मौजूदगी ही दुश्मन की सेना में खौफ भरने का मादा रखती है। ये हवा से हवा में और हवा से सतह पर मार कर सकता है। F-35 ध्वनि की रफ्तार से करीब 1.5 गुना रफ्तार से यानी लगभग मैक 1.6 की स्पीड से उड़ान भर सकता है। ये फाइटर जेट हर तरह के मौसम में उड़ान भरने की काबिलियत रखता है। F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जेट राडार की पकड़ में भी नहीं आता, या यूं कहें कि इस टेक्नोलॉजी की वजह से कोई भी राडार इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। जाहिर है कि यह विमान बेहद सुरक्षित हवाई क्षेत्र में भी घुसपैठ कर सकता है। F-35 आम विमानों की तरह टेक ऑफ और लैंडिंग तो कर ही सकता है, शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की काबिलियत भी रखता है। यही नहीं, ये एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी समझौता हुआ है। इसके तहत सऊदी अरब को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अमेरिका से तकनीक और वित्तीय मदद मिलेगी। इसके साथ ही सऊदी अरब ने अमेरिका में अपने निवेश को 600 अरब डॉलर से बढ़ाकर $1 ट्रिलियन तक करने का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि ये समझौता दोनों देशों के बीच लंबे समय तक आर्थिक और सैन्य सहयोग का आधार बन सकता है। हालांकि अब अमेरिका की ओर से कम उन्नत क्षमता वाले F-35 फाइटर जेट्स दिए जाने की खबर सामने आने के बाद देखना होगा कि सऊदी अरब इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। हालांकि अभी तक इस संबंध में अमेरिका की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि यह समझौता भविष्य में अमेरिका और सऊदी अरब के बेहतर रिश्तों को और मजबूत करने का आधार बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात गाजा की करते हैं। जंग की आग से झुलस रहे गाजा में एक बार फिर से कयामत लौट रही है। रेत और धुएं के बीच धमाकों की आवाज एक बार फिर से सुनी जा रही है। इजराइल ने एक बार फिर से गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। दूसरी तरफ हमास ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि इजराइल को कड़ा सबक सिखाया जाएगा। अब ये कौन सा कड़ा सबक होगा जो हमास इजराइल को सिखाएगा, इस रिपोर्ट में समझिए।
ये रात गाजा के लोगों के लिए फिर वही कयामत की रात बन गई है। धमाकों की गूंज, घर हिलते हुए, खिड़कियों के कांच टूटते हुए और बच्चे चीखते हुए बाहर भागते हुए। इजराइल के 27 हमले इतने तेज, इतने अचानक कि कई मोहल्लों में कोई समझ ही नहीं पाया कि हमला कहां से हुआ और कब हुआ। यह हमला उन इलाकों में हुआ जहां पहले ही अस्पताल, पानी और बिजली की हालात बिल्कुल नाजुक थी। हर हमला गाजा के दिल में एक और घाव दे गया। गाजा में सिर्फ हमला समस्या नहीं है, समस्या है भूख, प्यास, दवाइयों की किल्लत। युद्ध विराम टूटते ही सप्लाई पॉइंट फिर बंद हो गए, राहत सामग्री फिर सीमित हो गई। लोगों में दहशत इतनी कि काटो तो खून नहीं। एक महिला कहती है, पहले बम गिरते हैं, अब खाना भी नहीं मिल रहा है, हम दोनों तरफ से मर रहे हैं। युद्ध से ज्यादा मार अब भूखमरी और बीमारियों की लग रही है। यही कारण है कि गाजा में हर विस्फोट सीधे दिल पर गिरता है। और वहीं हमास ने बड़ा बयान दिया है। उनका दावा, हम इजराइल पर ऐसा वार करेंगे जिसकी कल्पना नेतन्याहू ने कभी नहीं की होगी। हमास के प्रवक्ता का आरोप, 10 अक्टूबर को सीज फायर हुआ था, लेकिन 44 दिनों में इजराइल ने 500 बार इसे तोड़ा। हमास कह रहा है कि इजराइल को सबक अब जान देकर भी सिखाएंगे। उनका संदेश, अगर हमला रुका नहीं तो जवाब इजराइल की सीमाओं के भीतर तक जाएगा। यह बयान पूरे क्षेत्र को एक नए टकराव की ओर धकेल रहा है। इजराइल भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय की ओर से संकेत, अगर जरूरत पड़ी तो हम तीनों मोर्चों पर एक साथ लड़ने को तैयार हैं। पहला मोर्चा गाजा, दूसरा मोर्चा लेबनान में हिजबुल्लाह, तीसरा मोर्चा हूती यानी यमन से खतरा। इजराइल का दावा है कि हमास को खत्म करना उसकी पहली प्राथमिकता है। दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक जारी है। कुछ घंटों के अंतराल में सीमा के पास 3 विस्फोट सुनाई दिए गए। इसी बीच हूती लड़ाकों पर भी इजराइल ने टारगेटेड स्ट्राइक की। विशेषज्ञों के मुताबिक दावा है कि इजराइल एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तैयारी कर रहा है। लेबनान की सीमा हमेशा से संवेदनशील रही है, लेकिन इस बार स्थिति कहीं ज्यादा गंभीर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई रॉकेट दागे और इजराइल ने जवाब में सीमा के पास भारी बमबारी कर दी। विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर हिजबुल्लाह खुलकर उतरा तो युद्ध सिर्फ गाजा का नहीं रहेगा, पूरा मध्य पूर्व आग में घिर सकता है। लेबनान के गांव में लोग घर छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दोनों तरफ जंग की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।
हूती लड़ाके इजराइल पर मिसाइलें दागने का दावा लगातार कर रहे हैं। इजराइल कह रहा है यह अप्रत्यक्ष हमला है जिसे रोका नहीं जा सकता। यमन की दिशा से आने वाली मिसाइलों को इजराइल का आयरन डोम कई बार इंटरसेप्ट कर चुका है, लेकिन इजराइल की चेतावनी साफ, अगर हूती ने हमला दोहराया तो जवाब सीधे यमन तक जाएगा। यह बयान मध्य पूर्व को एक और बड़े मोर्चे की ओर धकेल रहा है। इस पूरे संघर्ष में सबसे ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं गाजा के आम लोग। सैकड़ों जानें गई हैं, जिनमें बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। अस्पतालों के बाहर लंबी कतारें, अंदर दवाइयों की कमी और मरने वालों के आंकड़े हर दिन बढ़ रहे हैं। एक डॉक्टर फपकते हुए कहते हैं, हम किसी को बचा नहीं पा रहे हैं। अब भी बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑपरेशन कैसे करें? इन आवाजों में युद्ध की असली दहशत है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव।